नमस्कार। आज क्यू एंड आई टुडे का इवेंट हो रहा है। सर, ये क्यू एंड आई टुडे इवेंट क्या चीज़ है और किस क्षेत्र पर काम करता है? बेसिकली क्यूएनआई एजुकेशन के क्षेत्र में काम करी है, स्पेसिफिकली K-12 जो ग्रेड्स हैं 8वीं से 12वीं के बच्चों के लिए हम लोग एजुकेशनल प्रोग्राम्स लेकर आए हैं। क्यूएनआई वो करी है, लेकिन क्यूएनआई टुडे इवेंट जो है हमारा, ऐसे इवेंट्स हम लोग देश के लगभग 40 शहरों में कर रहे हैं, जहां हम जाकर उस शहर के जो टॉप प्रोमिनेंट स्कूल्स हैं उनके स्कूल लीडर्स को इन्वाइट कर रहे हैं, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी किस तरीके से लाई जा सके, ताकि एजुकेशनल आउटकम बच्चों को जो डिलीवर किया जा रहा है वो बेस्ट हो सके। उस पे उनकी राय जानना चाहते हैं और उनके साथ एक संवाद करना चाहते हैं, ताकि हमने जो भी काम करा है उसके बारे में हम उनको भी बता सके और उनके इनपुट्स भी ले सके। तो इवेंट का पर्पस ये है कि हर शहर में जाके हम वहाँ के कम से कम 50 टॉप के स्कूलों के स्कूल लीडर्स को बुलाएं और उनसे इस बारे में संवाद करें कि टेक्नोलॉजी, पर्सनलाइज्ड लर्निंग, इन सब का शिक्षा में हम लोग किस तरह से इंक्लूजन कर सकते हैं। पहला एस्पेक्ट ये होता है। इसके साथ ही हम लोग चूंकि उन शहरों में आए हैं और टॉप के स्कूल लीडर से मिल रहे हैं, तो एक छोटा सा हमारा अवार्ड सेरेमनी भी होता है, जहां हम उनको अवार्ड करते हैं, ऑनर करते हैं उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के। तो अभी तक हम लोग 16 शहरों में ये कर चुके हैं। नोएडा हमारा 17वां शहर है। शिक्षा के क्षेत्र में हाल के वर्षों में अभी क्या नया बदलाव देखने को मिला है? शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का प्रभाव सबसे बड़ा, कोविड में ये चीज़ काफ़ी जल्दी हो गई, लेकिन पिछले 2 साल में जिस तरह से एजुकेशन में चीज़ें बदल रही हैं, टेक्नोलॉजी खास तौर पे एआई जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, उसको सही तरीके से एजुकेशन में किस तरह से उतारा जा सके, ये सबसे बड़ा बदलाव आया है। हम लोग की जो शिक्षा नीति है या जो हम लोग जिस तरह से पढ़ा रहे हैं, उसमें जनरली हम लोग ग्रुप में पढ़ते हैं, क्योंकि भारत में इतने बच्चे भी हैं, पॉपुलेशन है। तो इंडिविजुअल स्टूडेंट के लिए हर बच्चे को उसके लेवल पर समझना और पढ़ा पाना ये बहुत मुश्किल था, लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से ये चीज़ सॉल्व हो गई है और ये पर्सनलाइजेशन इसको कहते हैं। तो पर्सनलाइजेशन एक बहुत बड़ा चेंज है जो शिक्षा के क्षेत्र में आया है। डिजिटल लर्निंग के बढ़ते प्रभाव के बारे में आप क्या कहेंगे? सर, डिजिटल लर्निंग का प्रभाव है क्योंकि उससे 2 चीज़ें सॉल्व हो रही हैं। एक अफोर्डेबिलिटी, यानी कि महंगी नहीं, आप रिमोट एरिया में भी जाके आप पढ़ा रहे हो सस्ते दामों में। अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी, कि हम यहाँ बैठे बैठे दिल्ली में बेस्ट टीचर्स के थ्रू नॉर्थ ईस्ट के गांव में भी बच्चों को पढ़ा पाते हैं। टेक्नोलॉजी के आने से डिजिटल लर्निंग का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि वो शिक्षा को स्केलेबल, एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बना रही है। नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और उसके सकारात्मक प्रभाव क्या है? तो सकारात्मक प्रभाव तो सबसे बड़ा ये है कि जो हम लोग जिसको कहते हैं रोट लर्निंग, या जो किताबी ज्ञान की हम लोग सिर्फ याद करके एग्जाम्स दे रहे हैं, उससे बाहर लाने की कोशिश की जा रही है, जहाँ स्किल पर काम किया जा रहा है। क्योंकि आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले जिस स्किल की जरूरत थी, आने वाले जमाने में उस चीज की जरूरत नहीं रहेगी। तो जो न्यू एज स्किल, 21st सेंचुरी स्किल कहते हैं, उन सब चीजों पर फोकस करने के लिए एनईपी बना है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव, सकारात्मक कदम है और टेक्नोलॉजी का भी समावेश इसमें होना जरूरी है, वो भी उस नीति कहती है। तो हमारे लिए भी उस चीज को, हम लोग उसको पॉजिटिवली वेलकम करते हैं और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। भारतीय शिक्षा सर, नॉर्थ रीजन में हम लोगों ने अभी रिसेंट पास में दिल्ली एनसीआर में बात करें तो हमने फरीदाबाद में किया था, आगरा में हम यहाँ पे कर चुके हैं, साथ ही हमारा सोनीपत में हमारे कुछ टाई अप्स हैं, करनाल, चंडीगढ़, जम्मू, इन सब शहरों में हम पहले कर चुके हैं, देहरादून, इन शहरों में। हाँ जी, अभी अगले हफ्ते अब वहाँ महाकुंभ हो रहा है, हम लोग प्रयागराज में हैं, कानपुर में हैं अगले ही हफ्ते, और कई शहरों में है। तो हमारा प्लान हर हफ्ते हम लोग 1 से 2 शहरों में जा रहे हैं, तो अगले 2 महीनों में हम ये सारे 6 महीनों में हमने 40 का टारगेट किया। हमारी भारतीय शिक्षा प्रणाली में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? हमारे शिक्षा प्रणाली में सबसे जो चुनौती कह लें या वो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, वो यही है कि जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, ट्रेनिंग टीचर्स की किस तरीके से हो सके और टेक्नोलॉजी के थ्रू हम हर बच्चे को उसके लेवल पे कैसे समझा सके। तो टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग टीचर्स में, ये अगर हम ला दें, क्योंकि टीचर्स को रिप्लेस नहीं कर सकते आप एजुकेशन से, टीचर हमेशा रहेंगे, वो कोई रोबोट आके नहीं पढ़ाएगा। तो टीचर्स उस चीज को, टेक्नोलॉजी को सही तरीके से अडॉप्ट कर पाए, ये एक चैलेंज है। और पेरेंट्स के साइड से अगर हम बात करें तो बच्चे उसका गलत इस्तेमाल ना करें। तो ये 2 चैलेंजेस हैं जिसको हम लोग कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में निजी और सरकारी दोनों संस्थाएं बराबर काम कर रही हैं, लेकिन आपस में सामंजस्य क्या है और कैसे
स्थापित किया जा सकता अ, मेरे ख्याल से ये तो पॉलिसी लेवल पे जिस तरह से काम हो रहा होगा, लेकिन हम चूंकि प्राइवेट स्कूलों के जैसे इन इवेंट्स के थ्रू हम प्राइवेट स्कूल को रीच आउट कर रहे हैं, लेकिन हम सरकारों को भी अप्रोच कर रहे हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स को भी। और हमने देखा है कि आज की डेट में जो प्राइवेट स्कूल्स में जिस तरह से स्कूल लीडर्स की सोच पॉजिटिव रह रही है या अफर्मेटिव रहती है कि हम इन टेक्नोलॉजी चेंजेस को लाएं, जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वहां पे भी इस चीज पर काम किया जा रहा है। कई जगह आप देखेंगे स्मार्ट बोर्ड्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, और कुछ स्टेट्स में तो इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को तैयारी कराने के लिए एक स्पेशल सेल भी उन्होंने बना दिया है। तो सामंजस्य एक तरीके से दोनों एक प्लेटफॉर्म पे अब आ रहे हैं कि दोनों इस चीज को समझ रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करें, डिजिटल लर्निंग लाएं, अपने टीचर्स को ट्रेन करें ताकि अल्टीमेटली स्टूडेंट का भला हो। सामंजस्य की बात तो चूंकि ये सरकारों की बात है, तो हाँ जी, हाँ जी, रिस्पॉन्स काफी पॉजिटिव रहता है। तो होता है कि अभी हम लोग जैसे यहाँ पे उनकी बात सुनते हैं, हम अपने बारे में भी उनको बताते हैं, और उसके बाद फिर हम यहाँ आके इनसे इंडिविजुअली स्कूल्स में मिलते हैं अपने प्रोग्राम्स के बारे में बात करने के लिए। और फिर हम लोग स्टूडेंट से और उनके अभिभावकों से भी मिलते हैं। तो रिस्पॉन्स हमारा काफी अच्छा रहता है। जिन शहरों में हम गए हैं वहाँ कई हमारे टाई अप्स ऑलरेडी हो चुके हैं आने वाले साल के लिए। रिस्पॉन्स काफी पॉजिटिव है। सर हम लोग पहले कई सारे पैरामीटर्स होते हैं, उनके प्रीवियस रिजल्ट्स किस तरीके हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, फी क्या है, उनकी बैकग्राउंड कितने साल से एस्टैब्लिश्ड हैं, किस तरह के उनका स्कूल लीडरशिप है, इन सब पैरामीटर्स को रख के हम लोग सर्वे कराते हैं, रिसर्च कराते हैं, उसके बाद इनको हम लोग इनवाइट करते हैं। टीयर 2 टाउन्स तक तो हम लोग गए हैं, पर अगर आप बात करें कि और छोटे शहरों में, तो हम लोग जहाँ बिल्कुल रीच थोड़ी लिमिटेड है वहाँ हमारा अप्रोच है कि हम स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू जाए, क्योंकि जहाँ बिल्कुल सरकारी बच्चे और अफोर्डेबिलिटी की बात है वहाँ सरकार के साथ आपको बात करनी है। जी हाँ, हम कुछ स्टेट गवर्नमेंट के साथ बातचीत में हैं, और आने वाले कुछ दिनों में जो नया एकेडमिक ईयर आएगा उससे रिलेटेड जो भी हमारे टाई अप्स होंगे वो हम लोग रिलीज भी करेंगे। अभी इट इज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन, प्रपोजल्स उस स्टेज पर कम से कम 6 से 7 गवर्नमेंट्स के साथ हम बात कर रहे हैं, कुछ नॉर्थ ईस्ट के भी। है। सर, तकनीकी क्षेत्र में उपकरणों का उपयोग हो रहा है, क्या ग्रामीण क्षेत्रों में ये संभव है? सैटेलाइट्स की बात आप कर रहे हैं? पढ़ाई के क्षेत्र में अधिकतर उपयोग तकनीकी उपकरणों का किया जाता है जिसमें इंटरनेट वगैरह शामिल है, तो क्या अभी ये हर ग्रामीण क्षेत्र में पहुंच चुका है? वही ग्रामीण क्षेत्रों में करने के लिए हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के साथ वही बात कर रहे हैं। तो हमारा सोल्यूशन जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, उस सोल्यूशन को आप एक सिंपल स्मार्टफोन पे भी एक्सेस कर सकते हैं और उससे आप सारी चीजें सीख सकते हैं। तो आज की डेट में आप अगर स्मार्टफोन पेनिट्रेशन की बात करें तो लगभग देश के 60 से 70% हाउस होल्ड्स में मोबाइल फोन, स्मार्टफोन पहुंच गया है। इंटरनेट की लिमिटेशन होती है, लेकिन हमने अपने प्लेटफॉर्म को इस तरह से बनाया है कि बहुत कम बैंडविड्थ में भी ये चल सके। तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम ये सॉल्व करना चाह रहे हैं, लेकिन बिल्कुल रिमोट क्षेत्रों में जहां नहीं पहुंच रहा है वहां ये इसमें सरकार की मदद चाहिए, और हम लोग उनके साथ इस पे काम कर रहे हैं।